नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सत्यजीत राय जी की लिखी हुई कहानी अनंत बाबू का खौफ। तो शुरू करते हैं कहानी अनंत बाबू का खौफ। अनंत बाबू से मेरी मुलाकात रघुनाथपुर जाते हुए ट्रेन में हुई। मैं अवकाश पर वहाँ जा रहा था। मैं कलकत्ता में एक दैनिक समाचार पत्र के लिए काम करता था। पिछले कुछ महीनों में काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे कुछ फुर्सत की घोर आवश्यकता थी। इसके अलावा मुझे लिखने का शौक़ था और कुछ विचार मेरे मन में घुमड़ रहे थे जिन्हें मैं कहानियों में तब्दील करना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे चिंतन मनन करने की आवश्यकता थी और मुझे सोचने के लिए शांति एवं निस्तब्धता चाहिए थी। अतः मैंने 10 दिन के अवकाश के लिए अर्जी दे दी और लिखने के कागज़ का एक पैकेट अपने सूटकेस में रखकर छुट्टी मनाने चल दिया। रघुनाथपुर को चुनने का एक कारण था। कॉलेज के मेरे एक पुराने सहपाठी बीरेन बिस्वास का वहाँ अपना पैतृक घर था। एक शाम कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए हम गपशप कर रहे थे और ऐसे स्थानों के बारे में बातचीत कर रहे थे जहाँ जाकर अवकाश का आनंद लिया जा सके। जब उसने सुना कि मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया है, बीरेन ने तुरंत कहा कि यदि मैं चाहूँ तो रघुनाथपुर में उसके पैतृक घर में मुफ्त ठहर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, उसने कहा, लेकिन तुम जानते ही हो कि इस समय किस कदर बंधा हुआ हूँ मैं। तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। भारद्वाज तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने 50 साल हमारे परिवार की सेवा की है। हमारा डिब्बा पूरी तरह भरा हुआ था। अनंत बंधु मित्रा बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। वो लगभग 50 वर्ष के रहे होंगे। कद अधिक लंबा नहीं था, बालों के बीच मांग निकली हुई थी। उनकी आंखों में एक तीक्ष्ण भाव था और उनके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। उनकी वेशभूषा से ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्होंने 50 वर्ष पहले के किसी नाटक में कोई भूमिका निभाने के लिए स्वयं को संवारा हो। इन दिनों कोई इस प्रकार की जैकेट या वैसे कॉलर, चश्मा या जूते नहीं पहनता है। हमारी बातचीत शुरू हो गई। पता चला कि वो भी रघुनाथपुर जा रहे थे। क्या आप भी छुट्टी पर जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा, मगर उन्होंने उत्तर नहीं दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कुछ विचार मग्न हो गए हैं, अथवा ये भी हो सकता है कि ट्रेन के कोलाहल में वो मेरा प्रश्न सुन ही नहीं पाए। बीरेन का घर मुझे बहुत अच्छा लगा। घर वास्तव में सुंदर था। घर के सामने खुली जगह थी जिस पर सब्जियां और फूल उगे हुए थे। आसपास कोई और घर नहीं थे, इसलिए पड़ोसियों द्वारा शांति भंग किए जाने की भी संभावना नहीं थी। भारद्वाज के विरोध के बावजूद मैंने अटारी में एक कमरा अपने लिए चुना। वो एक छोटा सा हवादार आरामदायक कमरा था और पूर्णतया एकांतिक था। मैं अपना सामान ऊपर ले गया। सामान खोलने पर मुझे पता चला कि मैं रेज़र ब्लेड लाना भूल गया हूँ। कोई फिक्र की बात नहीं, भारद्वाज ने कहा। कुंडू बाबू की दुकान यहाँ से केवल 5 मिनट के फासले पर है। आपको ब्लेड वहाँ मिल जाएंगे। शाम 4 बजे के लगभग चाय पीने के बाद मैं उस दुकान के लिए चल दिया। दुकान को देखकर मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ जैसे लोग उस जगह का इस्तेमाल एक क्लब की तरह करते हैं। अधेड़ उम्र के करीब 7 लोग अंदर लकड़ी की बेंचों पर बैठे हुए मज़े से गप्पे लड़ा रहे थे। उनमें से एक कुछ उत्तेजित होकर कह रहा था, खैर ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने केवल सुना हो। मैंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी है। ठीक है, ये घटना 30 साल पहले घटी थी, लेकिन उस प्रकार की किसी घटना को व्यक्ति की स्मृति से मिटाया नहीं जा सकता। बताइए, मिटाया जा सकता है क्या? जो हुआ उसे मैं कभी भुला पाऊंगा? विशेषकर इसलिए क्योंकि हलदर दत्त मेरा एक घनिष्ठ मित्र था। वास्तव में उसकी मौत के लिए मैं आज भी खुद को अंशतः जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने 7 o'clock का एक पैकेट खरीदा। फिर मैं थोड़ा इधर उधर घूमकर ऐसी चीज़ों को देखता रहा जिनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस भद्र पुरुष ने अपनी बात जारी रखी। जरा कल्पना करो, मेरे अपने मित्र ने मेरे साथ सिर्फ 10 रुपए की शर्त लगाई और रात बिताने के लिए उस पश्चिमी कमरे में चला गया। अगली सुबह मैं काफ़ी देर तक उसके आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैं जितेन बख्शी, हरिचरण साहा और कुछ एक दूसरे लोगों के साथ हालदार भवन में उसे खोजने के लिए गया और हमने उसे उसी कमरे में फर्श पर मरा पड़ा पाया, शरीर पत्थर की तरह ठंडा, आंखें खुली हुई और छत को घूरती हुई। उसकी आंखों में जो नग्न भय मैंने देखा, मैं आपको बताऊं, उसका एक ही अर्थ हो सकता था, भूत। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, सर्पदंश का अथवा उस प्रकार का कोई दूसरा निशान भी नहीं था।
तो उसे भूत प्रेत के अलावा किसने मारा होगा, बताइए मुझे। उस दुकान में 5 मिनट और गुजारने पर मुझे इतना तो पता चल ही गया कि वे किस विषय में बात कर रहे थे। उनकी बातों से स्पष्ट था कि रघुनाथपुर के दक्षिणी कोने में 200 साल पुरानी कोई हवेली है जो स्थानीय जमींदारों हालदार वंश की थी। वो हवेली वर्षों से परित्यक्त पड़ी हुई थी। इस हवेली में पश्चिम मुखी एक विशेष कमरे को भुतहा माना जाता था। हालांकि हलधर दत्त की मृत्यु के बाद पिछले 30 वर्ष से किसी ने उस कमरे में एक रात बिताने का साहस नहीं किया। फिर भी रघुनाथपुर के निवासियों को उस कमरे में डेरा जमाए भूत मंडली के बारे में सोचकर एक विशेष प्रकार की सनसनी महसूस होती थी। इस मान्यता के पीछे 2 कारण थे। एक तो हलधर दत्त की रहस्यपूर्ण मृत्यु और दूसरे हालदार परिवार के इतिहास में अनेक हत्याओं एवं आत्महत्याओं का एक लंबा सिलसिला। इस वार्तालाप से मन में उत्पन्न कौतूहल के साथ मैं जैसे ही उस दुकान से बाहर निकला तो मैंने अनंत बाबू मित्रा को बाहर खड़े पाया और उनके होंठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने ट्रेन में उनसे मुलाकात के दौरान पहली बार देखी थी। क्या आपने सुना वे लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने पूछा। जी हाँ, मैं सुने बिना नहीं रह सका। क्या आपको इसमें विश्वास है? किसमें, भूत प्रेत में? हाँ। ओहो, आप समझो, मैंने भुतहा घरों के बारे में अक्सर बहुत सुना है, लेकिन मेरी कभी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जो भुतहा घर में रह चुका हो और उसने कुछ देखा हो। इस कारण मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं। अनंत बाबू की मुस्कान गहरा गई। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उन्होंने कहा। क्या? वो घर देखना? आपका क्या तात्पर्य है? सिर्फ बाहर से, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अधिक से अधिक 1 मील। अगर आप इस मार्ग से सीधे चलते जाएं तो 2 मंदिरों को पार करके और दाहिने मुड़ें तो रास्ता बहुत छोटा पड़ेगा। वहाँ से सिर्फ 1/4 मील। आदमी वाकई बहुत दिलचस्प लगता था। इसके अलावा घर लौटने की भी कोई इतनी जल्दी नहीं थी, अतः मैं उसके साथ चल दिया। हालदार हवेली को देख पाना आसान नहीं था। जंगली पेड़ पौधों और विसर्पी लताओं की सघन आबादी ने अधिकांश हवेली को ढक लिया था। उस हवेली के द्वार का सबसे ऊपरी हिस्सा ही हवेली तक पहुंचने से 10 मिनट पहले नजर आने लगता था। प्रवेश द्वार वास्तव में बहुत विशाल था। उसके ऊपर नहबत खाना एक बूचड़ खाना था। सामने के बरामदे तक एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कुछ मूर्तियों और फव्वारे के अवशेष बता रहे थे कि एक समय घर और प्रवेश द्वार के बीच के मैदान में वहाँ एक बगीचा हुआ करता था। घर की बनावट विचित्र थी। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो सौंदर्य शास्त्र के निम्नतम स्तर के अनुरूप कहने लायक हो। हवेली का पूरा ढांचा एक बदसूरत ढेर जैसा था। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें काईदार दीवारों पर पड़ती थीं। अनंत बाबू ने 1 मिनट उस हवेली को घूरा, फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ भूत प्रेत दिन की रोशनी में बाहर नहीं आते हैं। क्यों ना हमें, उन्होंने आंखें मारते हुए आगे जोड़ा, अंदर जाकर उस कमरे पर एक निगाह डालें। वो पश्चिममुखी कमरा, वही कमरा जिसमें, हाँ वही कमरा जिसमें हलधर दत्त की मृत्यु हुई। ये आदमी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है, मैंने सोचा। अनंत बाबू मेरे मन की बात समझ गए। मैं देख सकता हूँ तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। खैर, तुमको सच बताने में कुछ बुराई मैं नहीं देखता हूँ। मेरा रघुनाथपुर आने का एकमात्र कारण ये घर है। सच में? हाँ, कलकत्ता में मैंने सुना था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। मैं इतनी दूर यही देखने की हसरत लेकर आया कि क्या मैं उस भूत की एक झलक पा सकता हूँ। आपने ट्रेन में मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ किस लिए आ रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि तुमको बताने से पहले मेरे लिए तुमको कुछ अच्छी तरह जान लेना बेहतर होगा। लेकिन भूत को देखने के लिए आपको कलकत्ता से इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? 1 मिनट रुको, मैं वो भी बता दूंगा। मैंने अपने व्यवसाय के बारे में तुमको अभी तक नहीं बताया। बताया है क्या? सच ये है कि मैंने प्रेतात्माओं एवं सभी अलौकिक चीज़ों के बारे में बहुत अध्ययन किया है। पिछले 20 वर्ष मैंने इसी विषय में शोध करते हुए बिताए हैं। मृत्यु के बाद जीव, पृथ्वी पर बसने वाली आत्माओं, नर पिशाचों, भेड़ियों में परिवर्तित मनुष्यों, काला जादू, जादू टोना इत्यादि विषयों पर अब तक जो कुछ भी प्रकाशित हुआ है मैंने सब पढ़ा है। इसके लिए 7 भाषाएं सीखनी पड़ी। लंदन में एक प्रोफेसर नॉर्टन हैं जो ऐसी ही रुचि रखते हैं। पिछले 3 वर्ष से हम दोनों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है।
मेरे लिखे लेख ब्रिटेन में जानी मानी पत्रिकाओं में छप चुके हैं। मैं शेखी बघाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना उचित होगा कि उन चीज़ों के बारे में इस देश में किसी को भी इतनी जानकारी नहीं है जितनी मैं रखता हूँ। वो बहुत सच्चाई से बोले। उनकी बात सुनकर मुझे जरा भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो झूठ बोल सकते हैं या बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। इसके विपरीत मेरे मन में एहसास जागा कि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मैं आसानी से विश्वास कर सकता हूँ। उनके प्रति मेरे अंदर कुछ आदर भाव भी उत्पन्न हुआ। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं देश भर में कम से कम 300 भुतहा घरों में ठहर चुका हूँ। साधुवाद। हाँ, जबलपुर, चेरापूंजी, काठी, कटोआ, जोधपुर, अजीमगंज, हजारीबाग, सिउड़ी, बारसाट और अनेक स्थानों में। मैं 56 बंगलों में ठहर चुका हूँ और कम से कम 30 नील कुटियों में। इनके अलावा कलकत्ता और इसके उपनगरों में करीब 50 भुतहा मकान हैं जहाँ मैंने रातें बिताई हैं। लेकिन अनंत बाबू रुक गए। फिर उन्होंने अपना सिर झटका और आगे कहा, भूत प्रेत मुझसे बचते रहे हैं। शायद वे उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन्हें उनसे कुछ सरोकार नहीं होता है। मुझे बार बार निराश होना पड़ा है। सिर्फ एक बार मद्रास के निकट तिरुचिल्लापल्ली में एक पुरानी इमारत में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ मौजूद है। ब्रिटिश राज के दौरान वहाँ एक क्लब हुआ करता था। जानते हो क्या हुआ? कमरे में अंधेरा था और हवा का नामो निशान नहीं था। फिर भी जब जब मैंने एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, किसी ने या किसी चीज़ ने हर बार उसे बुझा दिया। 12 दिया सलाई बेकार चली गईं। तथापि 13वीं दिया सलाई से मैं मोमबत्ती जलाने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जली, वहाँ मौजूद प्रेतात्मा गायब हो गई। एक बार कलकत्ता के एक घर में भी मुझे बहुत रोचक अनुभव हुआ था। हमेशा की तरह मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी मच्छर ने मेरे सिर में काटा है। मुझे हैरानी हुई। मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा और पाया कि मेरे सिर से एक एक बाल गायब हो गया है। मैं पूरी तरह गंजा था। क्या ये सच में मेरा अपना सिर था या मैंने किसी और का सिर छुआ? पर नहीं, मच्छर ने असल में काटा था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में शीशे में देखा। मेरे सारे बाल सही सलामत थे। गंजेपन का कोई संकेत नहीं था। इतने वर्षों में मुझे प्रेतात्माओं संबंधी केवल 2 अनुभव हुए हैं। मैं कहीं भी कुछ खोज पाने की आशा छोड़ चुका था, लेकिन हाल ही में मैंने रघुनाथपुर स्थित इस मकान के बारे में एक लेख एक पुरानी पत्रिका में पढ़ा। अतः मैंने सोचा मुझे यहाँ आना चाहिए और अंतिम बार अपनी किस्मत आजमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम मुख्य द्वार तक पहुँच गए थे। अनंत बाबू ने अपनी घड़ी देखी और कहा, आज सूर्यास्त शाम 5:31 पर होगा। अभी 5:15 हुए हैं। चलो, अंधेरा होने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। अलौकिक घटनाओं में उनकी रुचि संभवतः छुतहा रोग जैसी थी। मैंने उनका सुझाव तुरंत स्वीकार कर लिया। उनकी तरह मैं भी उस घर के अंदर जाने, विशेषकर उस कमरे को देखने के लिए व्यग्र हो उठा। हम मुख्य द्वार के अंदर गए। एक विशाल प्रांगण था और कुछ ऐसा था जो स्टेज जैसा लगता था। उसका प्रयोग पूजा तथा अन्य उत्सवों के लिए किया जाता होगा। अब वहाँ हर्षोल्लास का कोई संकेत नहीं था जो पहले कभी रहा होगा। प्रांगण के चारों ओर बरामदे थे। हमारे दाईं तरफ एक टूटी हुई पालकी थी और उसके आगे ऊपर जाने का जीना था। जीने पर इतना अंधेरा था कि अनंत बाबू को अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलानी पड़ी। रास्ता बनाने के लिए हमें मकड़ी के जालों की पूरी दीवार हटानी पड़ी। हम जब अंततः अपनी पहली मंजिल पर पहुँचे, मैंने अपने मन में सोचा, ये मकान अगर भुतहा निकला तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम गलियारे में खड़े हो गए और हमने कुछ मोटा मोटा हिसाब लगाया। हमारे बाएं तरफ का कमरा निश्चित रूप से पश्चिम मुखी कमरा होना चाहिए। तय करने के बाद अनंत बाबू बोले, चलो, हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आओ मेरे साथ। गलियारे में केवल एक चीज़ थी, पुराने ज़माने की एक विशाल घड़ी। उसका शीशा टूटा हुआ था, उसकी एक सुई गायब थी और पेंडुलम एक तरफ पड़ा हुआ था। पश्चिमी कमरे का दरवाज़ा बंद था। अनंत बाबू ने अपनी उंगली से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। किसी अज्ञात भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरे के अंदर देखने योग्य कुछ भी असामान्य नहीं था। कभी एक बैठक खाना रहा होगा,
बीच में एक बड़ी मेज पड़ी थी जिसका ऊपरी हिस्सा गायब था। सिर्फ 4 टांगें सीधी खड़ी थीं। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी थी, हालांकि उसमें बैठना अब बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि उसका एक हाथ और उसकी सीट का एक हिस्सा टूटा हुआ था। इन चीज़ों के अलावा कमरे में एक अलमारी भी थी जिसमें कभी बंदूकें रही होंगी। बगैर नली का एक हुक्का था और 2 साधारण कुर्सियां थीं जिनके बाजू टूटे हुए थे। अनंत बाबू गहरे विचार में डूब गए लगते थे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कुछ गंध आती है? कैसी गंध? लोबान, तेल और जलता मांस, सब कुछ की मिली जुली सी गंध। मैंने गहरी सांस खींची मगर कोई गंध नहीं आई। उस फफूंदियाँद गंध के अलावा जो सामान्यतः उस कमरे से आती ही है जिसे लंबे समय तक बंद रखा गया हो। इसलिए मैंने कहा, क्यों नहीं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई। अनंत बाबू ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अचानक अपने बाएं हाथ को सीधे हाथ से मारा और चिल्लाकर कहा, भगवान, मैं इस गंध को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इस घर में ज़रूर कोई आत्मा भटक रही है। देखना यह है कि वो सामने आएगी या नहीं। चलो चलते हैं। अनंत बाबू ने अगली रात हालदार हवेली में बिताने का निश्चय किया। जब हम वहाँ से लौट रहे थे उन्होंने रुककर कहा, मैं आज नहीं जाऊँगा क्योंकि कल अमावस चंद्रहीन की रात है, भूत एवं प्रेतात्माओं के प्रकट होने के लिए सबसे उपयुक्त रात। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं आज अपने साथ नहीं लाया हूँ। वो चीज़ें मैं कल लेकर आऊँगा। आज तो मैं सिर्फ एक नज़र डालने आया था। बीरेन के घर के निकट विदा लेने से पहले उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, कृपया मेरी योजना के बारे में किसी को बताना मत। मैंने आज जो कुछ सुना है उससे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं और आसानी से भयभीत हो जाते हैं। मेरी योजना का उन्हें पता चल गया तो वे मुझे उस हवेली में जाने से रोक सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा, कृपया बुरा ना माने कि मैंने आपको साथ चलने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार का काम व्यक्ति को अकेले ही करना चाहिए, आप समझते हैं ना। अगले दिन मैं लिखने के लिए बैठ गया, लेकिन लिखने में ध्यान ही नहीं लग सका। मेरा मन बार बार उस हवेली के पश्चिम मुखी कमरे की तरफ ही जाता रहा। भगवान जाने अनंत बाबू को क्या अनुभव होने वाला था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा बेचैन और चिंता महसूस कर रहा था। शाम के समय मैंने हालदार हवेली के द्वार तक अनंत बाबू का साथ दिया। आज वो गर्दन तक ऊंची एक काली जैकेट पहने थे। उनके कंधे से एक फ्लास्क लटक रहा था और उनके हाथ में वही टॉर्च थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक दिन पहले किया था। उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले अपनी जेब से कई छोटी छोटी शीशियाँ निकालीं। देखो, उन्होंने कहा, इस शीशी में एक विशेष तेल है जो मैंने अपने फार्मूले के मुताबिक खुद बनाया है। ये मच्छर भगाने की एक बढ़िया चीज़ है और इस शीशी में कार्बोलिक एसिड है। अगर मैं इसे कमरे में छिड़क दूं तो मैं सांपों से सुरक्षित रहूँगा। उन्होंने वे शीशियाँ वापस अपनी जेब में रखीं, टॉर्च उठाई और उसे अपने सिर से लगाया। फिर उन्होंने मुझे अंतिम प्रणाम किया और पैरों तले बजरी को पीसते हुए अंदर चले गए। उस रात मैं ठीक तरह से सो नहीं सका। दिन निकलते ही मैंने भारद्वाज को एक थर्मस में 2 जनों के लिए पर्याप्त चाय भर देने के लिए कहा। चाय का थर्मस आते ही मैं हालदार हवेली की तरफ चल दिया। आसपास कोई नहीं था। क्या मैं अनंत बाबू को पुकारूं या मैं सीधे उस कमरे तक चला जाऊं? मैं अभी इसी दुविधा में था कि एक आवाज़ आई, यहाँ इस तरफ। अनंत बाबू उस घर के पूर्व की ओर से जंगली पेड़ पौधों भरे छोटे जंगल से निकल कर आ रहे थे। हाथ में नीम की एक टहनी पकड़े हुए थे। वो कतई ऐसे नहीं लग रहे थे जिसे एक रात पहले किसी अलौकिक या विकराल अनुभव से गुजरना पड़ा हो। पास आकर उन्होंने एक चौड़ी मुस्कान से मेरा स्वागत किया। मुझे करीब आधा घंटा लगा नीम का पेड़ खोजने में। टूथपेस्ट की अपेक्षा मैं इसे अधिक पसंद करता हूँ, आप समझ सकते हैं। पिछली रात के अनुभव के बारे में पूछने पर मुझे कुछ संकोच हो रहा था। मैं चाय लाया हूँ, पूछने के बजाय मैंने कहा, क्या आप कुछ चाय यहाँ लेना चाहेंगे या फिर घर जाना अधिक पसंद करेंगे? अरे मेरे साथ आओ, उस फव्वारे के पास बैठते हैं। अनंत बाबू ने चाय की एक लंबी चुस्की भरी और कहा, आह, चाय बहुत बढ़िया है। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और अपनी आंख में एक चमक के साथ बोले, तुम ये जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो कि रात कैसी गुजरी, सही बात है ना? हाँ, मेरा मतलब है हाँ, थोड़ा तो। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पूरा अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने चाय का दूसरा मग भरा और अपना किस्सा शुरू किया। शाम 5 बजे का समय था जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए।
घर के अंदर जाने से पहले मैंने थोड़ा इधर उधर घूम कर देखा। सावधानी बरतनी पड़ती है, आप समझते हैं। कभी कभी जानवर तथा अन्य सजीव प्राणी भूत प्रेतों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी खतरनाक नहीं पाया। फिर मैं अंदर चला गया और ग्राउंड फ्लोर के खुले कमरों में जाकर देखा। किसी भी कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। एक कमरे में पुराना कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और दूसरे कमरे में छत से कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। कमरे में मेरे दाखिल होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं उनकी शांति में खलल डाले बिना बाहर निकल आया। शाम 6:30 बजे के करीब मैं ऊपर गया और मैंने रात बिताने की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने साथ एक झाड़न मतलब डस्टर लेकर गया था। सबसे पहले मैंने उस आराम कुर्सी को साफ किया। भगवान जाने कितने अरसे से वो कुर्सी वहाँ खाली पड़ी थी। कमरा घुटन भरा लग रहा था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। गलियारे में जाने का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया, ये सोचकर कि भूत महाशय की इच्छा उस दरवाजे से आने की हो सकती है। फिर मैंने फ्लास्क और टॉर्च को फर्श पर रख दिया तथा आराम कुर्सी पर लेट गया। ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैं अनेक रातें इससे भी बहुत ख़राब स्थिति में गुजार चुका था। 5:30 बजे सूरज डूब गया था। बहुत जल्दी अंधेरा हो गया और वो गंध काफ़ी तेज हो गई। मैं सामान्यतः उत्तेजित नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे मानना होगा कि पिछली रात मुझे एक अजीब तरह की उत्तेजना महसूस हुई। मैं आपको ठीक ठीक समय तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि रात 9 बजे का समय रहा होगा जब एक जुगनू खिड़की से अंदर आया और करीब 1 मिनट तक कमरे में चक्कर काटने के बाद उड़ता हुआ बाहर निकल गया। धीरे धीरे कहीं दूर से गीदड़ों सियारों का वृंदगान आना भी बंद हो गया और झींगुर शांत हो गए। कह नहीं सकता मुझे कब नींद आ गई, पर एक शोर ने मुझे जगा दिया। ये घड़ी का शोर था जो आधी रात की सूचना दे रही थी। एक गहरा किंतु सुरीला घंटनाद गलियारे से आ रहा था। अब मैं पूर्णतया जाग गया था और मैंने उस घंटनाद को सुनने के अलावा 2 और चीज़ों पर गौर किया। पहली बात, मैं एक बहुत आरामदायक कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसका टूटा हुआ हिस्सा अब वहाँ नहीं था और किसी ने आकर मेरी पीठ के पीछे एक तकिया रख दिया था। दूसरी बात, मेरे सिर के ऊपर एकदम नया पंखा लटका हुआ था। उससे लगी एक लंबी रस्सी गलियारे तक जा रही थी और कोई अदृश्य हाथ उस रस्सी को हल्के हल्के खींच रहा था। मैं उन चीज़ों को एकटक देख रहा था और उनका मज़ा ले रहा था। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि बिना चांद की रात में कहीं से एक पूरा चांद निकल गया है। पूरा कमरा चमक चांदनी से भरा हुआ था। फिर किसी चीज़ की सुगंध पूर्णतया अप्रत्याशित रूप से मेरे नथनों में आ लगी। मैंने मुड़कर देखा तो एक हुक्का अपने करीब रखा पाया। उत्कृष्ट किस्म की तंबाकू की खुशबू कमरे में भर गई थी। अनंत बाबू रुक गए। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत खुशनुमा माहौल था, तुम मानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं, सच में। तो आपने बाकी रात बड़े आराम से बिताई, ऐसा है क्या? इस पर अनंत बाबू अचानक गंभीर हो गए और एक गहरी खामोशी में डूब गए। मैंने उनके दोबारा बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब तक नहीं बोले तो मैं अधीर हो उठा। क्या आपके कहने का ये तात्पर्य है, मैंने कहा, कि आपके लिए भय महसूस करने का कोई कारण नहीं था? आपने बहरहाल कोई भूत नहीं देखा? अनंत बाबू ने नज़र उठाकर मुझे देखा, किंतु इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान का जरा सा भी संकेत नहीं था। उनकी आवाज़ कर्कश हो चली थी जब उन्होंने पूछा, एक दिन पहले जब तुम उस कमरे में गए थे तब क्या तुमने उसकी भीतरी छत को ध्यान से देखा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ध्यान से देखा। क्यों? उसमें ज़रूर कुछ विशेष बात है। उसे तुमको दिखाए बिना मैं आगे का किस्सा तुम्हें नहीं सुना सकता। चलो अंदर चलें। हमने अंधेरा जीना फिर चढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल तक जाने के रास्ते में अनंत बाबू ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, अब मुझे भूतों का पीछा फिर नहीं करना पड़ेगा सीतेश बाबू, कभी नहीं। उनके साथ मेरा काम समाप्त हो गया है। मैंने गलियारे में उस विशाल घड़ी पर नज़र डाली। ये उसी तरह थी जैसे 2 दिन पहले थी। हम पश्चिमी कमरे के सामने ठहर गए। अंदर आओ, अनंत बाबू ने कहा। दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। तब मेरी आंखें फर्श पर पड़ीं और मेरे पूरे बदन में भय की एक लहर दौड़ गई। फर्श पर ये कौन पड़ा था, पैरों में भारी बूट पहने हुए, और ये किसका अट्टहास था, ऊंचा और कर्णभेदी, बाहर गलियारे से आता हुआ, जो हालदार हवेली के कोने कोने में गूंज रहा था। मैं उस अट्टहास में डूब गया।
मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरी बुद्धि, सब कुछ को उसने अशक्त कर दिया। क्या है ये? क्या हो सकता है? मैं आगे नहीं सोच सका। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने अपने पलंग के पायते भारद्वाज को खड़ा पाया और भवतोष मजूमदार मुझ पर जोर जोर से पंखा झल रहे थे। ओ धन्य हो ईश्वर का, आप सही सलामत आ गए हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। अगर सिद्धूचरण ने आपको उस घर में जाते हुए नहीं देखा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। वैसे आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी? मैं बस कुछ बुदबुदा कर रह गया। पिछली रात अनंत बाबू। भवतोष बाबू ने मुझे बीच में ही टोक दिया। अनंत बाबू? उनके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। निसंदेह मैंने हाल में जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने कतई विश्वास नहीं किया। शुक्र है भगवान का तुम रात बिताने उसके साथ उस कमरे में नहीं गए। तुमने देखा उसका क्या हाल हुआ? नहीं देखा ना तुमने? उतने वर्ष पहले हलदर दत्त के साथ भी ठीक यही हुआ था। फर्श पर पड़ा था, शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ, उसकी खुली आंखों में वही डर समाया हुआ था, छत को एकटक घूरते हुए। मैंने अपने मन में सोचा, नहीं, वो नहीं पड़े हैं वहाँ ठंडे और अकड़े हुए। मैं जानता हूँ मृत्यु के बाद अनंत बाबू का क्या हुआ है। शायद मैं कल सुबह ही उनको खोज निकालूं। अगर मैं उस तरफ वापस गया तो वो एक काली जैकेट और भारी बूट पहने होंगे, हालदार हवेली के जंगल से निकल कर आ रहे होंगे, हाथ में नीम की एक टहनी लिए और इस कान से उस कान तक खीसे निकालते हुए। अभी आप सुन रहे थे सत्यजीत रे की लिखी हुई एक घोस्ट स्टोरी अनंत बाबू का खौफ। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।